शुरू करते हैं क्लास आज की। और आज की जो क्लास है वो है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, जैसे कि कल हमने पश्चिमी घाट को पढ़ा था, भारत के प्रमुख पर्वत हम पढ़ रहे थे, विशेषता दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत। तो इसमें जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है उसके बारे में कुछ विशेषताएं पहले रिटन में लिख देता हूं, फिर इसको मानचित्र में समझेंगे। पहली चीज, इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक मिलता है। उड़ीसा से लेकर कहां तक? तमिलनाडु तक किसका मिलता है? पूर्वी घाट का विस्तार मिलता है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानिए कि ये जो है पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट की तुलना में, दूसरा पॉइंट इसके बारे में समझिएगा कि पश्चिमी घाट की तुलना में इसका अपर्दन जिस कारण अपर्दन अधिक हुआ है, जिस कारण ये पर्वत श्रृंखला अधिक ऊंची नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है विशाखापत्तनम चोटी है, जो केवल 1680 मीटर ऊंची है। यही पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि यह अधिक ऊंची पर्वत श्रेणी नहीं है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, किसकी? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है विशाखापत्तनम चोटी, जो कि विशाखापत्तनम में ही होगी। विशाखापत्तनम चोटी जो केवल 1680 मीटर ऊंची है। ऐसी अगर इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी देख लें हम, दूसरी सर्वोच्च चोटी, उसका नाम मिलता है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में पड़ेगी। महेंद्रगिरी कहां पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। और ये 1501 मीटर है मात्र। तो आप देखिएगा इसकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो 1600 और 1500 मीटर के आसपास हैं, जिससे यह बात सिद्ध होती है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी अधिक ऊंची पर्वत श्रेणी नहीं है। अधिक ऊंची क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अपर्दन बहुत हुआ है, ये कटी बहुत है। अपर्दन वायु और जल के द्वारा होता है। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ये पूर्वी घाट की हैं। अगर नोट बना रहे हैं बढ़िया से, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है विशाखापत्तनम चोटी और दूसरी सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी चोटी। इसके बारे में एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, इधर लिख देता हूं एक पॉइंट और है इसके बारे में। जैसे पश्चिमी घाट थी वो एक कंटिन्यूअसली पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला के बीच बीच से नदियों का कटान हुआ है, जिस वजह से ये अनवरत नहीं मिलती। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये ऐसी नदियां हैं जो इस श्रृंखला को काटते हुए बहती हैं, जिस वजह से बीच बीच में इनकी घाटियां बनती हैं, अर्थात ये कंटिन्यूअसली नहीं मिलती। तो लिख लेंगे इसमें पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी से होकर
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां बहती हैं, जिस कारण यह पर्वत श्रेणी अनवरत जिस कारण यह पर्वत श्रेणी अनवरत रूप से दिखाई नहीं देती है। अनवरत रूप से नहीं मिलती है, मतलब इसने क्या किया है, जगह जगह इसको काट दिया है। तो ये आप फटाफट नोट कर लें इसको। इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। आगे इसकी हम कुछ पहाड़ियां देखते हैं। उतार लिया, ठीक है। तो यहां तक हमने यही देखा कि जो पूर्वी घाट है वो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अधिक ऊंचा नहीं है, अधिकतम इसकी ऊंचाई 1680 मीटर तक मिलती है, जो कि विशाखापट्टनम चोटी में है। और तीसरी चीज, ये अनवरत नहीं मिलता, लगातार कंटिन्यूअसली नहीं मिलता, क्योंकि इसको नदियां बीच बीच में से काट देती हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ पहाड़ियां हैं प्रमुख, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपने बना लिया। देखिए इसको हम यहां पर अगर हम देखें तो ये और ये नीलगिरी पर्वत तक था, याद आ रहा है कल की क्लास। और इसके इधर को क्या था, पश्चिमी घाट। इससे ऊपर क्या था, पश्चिमी घाट इस तरह से फैला हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये नीलगिरी है, ये पश्चिमी घाट हो गया। और जो हम आज पढ़ रहे हैं ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीन राज्यों में फैला हुआ मिलेगा आपको। शुरू में उड़ीसा, बीच में आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु। अब ये है पूरा आपका क्या, पूर्वी घाट। ये आपका क्या है, पूर्वी घाट। तो हम देखते हैं कि इस पूर्वी घाट में उड़ीसा में जो एक पहाड़ी मिलती है उसका नाम है महेंद्रगिरी पहाड़ी। और महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ मिलेगी, उड़ीसा में, जो कि किसका भाग होगा, पूर्वी घाट। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में स्थित एक पहाड़ी है, जो कि
उड़ीसा में स्थित है। और मैंने इसके बारे में एक फैक्ट आपको पीछे बता दिया है कि ये इस पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में हम आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कई सारी पहाड़ियां आपको मिलेंगी, जैसे रंपा पहाड़ी, नल्ला मल्ला पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, विशाखापत्तनम पहाड़ी। रंपा पहाड़ी क्षेत्र, नल्ला मल्ला पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, और विशाखापत्तनम। और ये सभी की सभी पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में इनकी दो प्रमुख पहाड़ियां मिलती हैं, शेवरॉय पहाड़ी और जवादी पहाड़ी। तमिलनाडु में इनकी दो प्रमुख पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, शेवराय पहाड़ी, जावादी पहाड़ी। और ये दोनों की दोनों कहां पर पाई जाएंगी? तमिलनाडु। तो देखिए, ये आपको मैंने कुछ प्रमुख पहाड़ियां बता दी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है, रंपा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में है, शेवरॉय की पहाड़ी तमिलनाडु में मिलेगी, जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु में मिलेगी। और ये सभी की सभी पहाड़ियां पूर्वी घाट पर स्थित हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो कल हमने पश्चिमी घाट की पहाड़ियां देखी थी, अब ये हमने पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखी। फटाफट इनको उतार लीजिएगा, फटाफट उतार लीजिएगा। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित कुछ दर्रे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित कुछ दर्रे हैं। दर्रे मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, दर्रे क्या होते हैं? पास, एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है, जहां जो पहाड़ी में से होकर गुजरता है या किसी पर्वत में से होकर गुजरता है। तो यहाँ के साउथ इंडिया में दो पहाड़ियां, दो पर्वत श्रेणी हमने पढ़ी है मुख्य रूप से, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। तो इन दोनों के दर्रों को भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। ये पहाड़ी आपको समझ में आ गई सारी? कल की क्लास और आज की क्लास मिलाकर पढ़ लीजिएगा। कल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां बताई थी, आज पूर्वी घाट की पहाड़ियां बता दी हैं। ये पहाड़ियों से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। नल्ला मल्ला पालकोंडा बहुत बार आ चुकी हैं कि नल्ला मल्ला कहाँ है, पालकोंडा कहाँ है, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये आप बना लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक अंतर और करना होगा आपको। कल मैंने पालने की पहाड़ी बताई थी कहां पर है? तमिलनाडु। पालने की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है, लेकिन वो किसका भाग है? पश्चिमी घाट का। ये आपको बहुत विशेष अंतर ध्यान रखना होगा ना। शेवराय और जावादी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है, लेकिन ये किसका भाग है? पूर्वी घाट का। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। चित्र से पढ़ने का यही फायदा है। कल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां बताई, आज पूर्वी घाट की, दोनों में अंतर आपको करना होगा। चलिए अगला हेडिंग बना देंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे।
तो जैसे कि अभी बता चुका हूं मैं कि दर्रे वह रास्ते वह मार्ग होते हैं जो पर्वतों से होकर जाते हैं, और ये जो दर्रे होते हैं ये किन्हीं दो नगरों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए एक इसमें दर्रा है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और उत्तरी सह्याद्री में होगा। अगर महाराष्ट्र की बात आ गई तो कौन सी पर्वतमाला आ गई? उत्तरी सह्याद्री। और ये जो दर्रा होगा ये नासिक से मुंबई को जोड़ेगा। देखिए थाल घाट दर्रा, ये उत्तरी सह्याद्री में स्थित होगा। उत्तरी सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री किसका नाम था? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग का। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र था उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। यानी इसका स्टेट कौन सा पड़ेगा? ये महाराष्ट्र में स्थित होगा। ठीक है। और ये जो दर्रा है ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है। नासिक से मुंबई को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। इसी तरह से एक दर्रा है भोर घाट दर्रा। यह भी उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र में स्थित होगा और मुंबई से पुणे को जोड़ेगा। नाम क्या होगा? भोर घाट। तो एक दर्रा तो ये पढ़ा हमने, एक दर्रा ये लिख लेते हैं, भोर घाट दर्रा उत्तरी सह्याद्री में स्थित होगा। स्टेट महाराष्ट्र। और ये जो मार्ग है नासिक को पुणे से जोड़ता है। सॉरी, मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। ये किसको? मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है, मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बाद एक अगला दर्रा जो इसमें आता है उसका नाम है पाल घाट। और ये पाल घाट जो है दक्षिणी सह्याद्री में पड़ेगा। मुख्यतः इसका जो स्टेट होगा वो केरल होगा। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई जो पर्वत थे, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत थे, उनके बीच में स्थित है। दोनों पर्वतों के बीच में स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई के, केरल में स्थित है। और ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। कोच्चि केरल में स्थित होगा और चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं। अगला है पाल घाट। पाल घाट दर्रा। अब ये पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित होगा और इसका राज्य पड़ेगा केरल। दूसरा पॉइंट, यह दर्रा कोच्चि जो कि केरल का नगर है, कोच्चि को चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित होगा, को जोड़ता है।
को जोड़ता है। और एक लास्ट और दर्रा लिख लेते हैं। लास्ट दर्रा सेन कोटा दर्रा। सेन कोटा दर्रा। दो पहाड़ियां पड़ती हैं, देखिए यहां पर। एक पहाड़ी जो पड़ेगी कार्डेमम पहाड़ी पड़ेगी। कार्डेमम पहाड़ी कहां पर थी जी? अरे कार्डेमम पहाड़ी कहां पर थी? केरल में। किस लिए जानी जाती थी, किस लिए फेमस थी? इलायची के लिए जानी जाती थी। इलायची के लिए जानी जाती थी। अब ऐसी ही एक और पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ती, नागरकोयल पहाड़ी। क्या नाम है? नागरकोयल पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा है वो सेन कोटा दर्रा है। और ये जो सेन कोटा दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरई, मदुरई कहां पड़ेगा? तमिलनाडु को जोड़ता है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी। सेन कोटा दर्रा। ये जो सेन कोटा दर्रा है ये मैंने बताया आपको कार्डेमम पहाड़ी, और अच्छा कार्डेमम पहाड़ी जो है वो केरल में है, यानी ये दर्रा दोनों की सीमाओं पर स्थित होगा, दो राज्यों की। और नागरकोयल पहाड़ी, और ये जो नागरकोयल पहाड़ी है ये तमिलनाडु में है। कार्डेमम पहाड़ी और नागरकोयल पहाड़ी के मध्य स्थित है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में पड़ेगा को मदुरई जो कि तमिलनाडु में पड़ेगा से जोड़ता है। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में स्थित आपके क्या थे? प्रमुख दर्रे थे। इन दर्रों को आप देख लीजिएगा, ठीक है? इन दर्रों को आप देख लीजिए। अब देखिए ये जो हमने टॉपिक शुरू किया था, इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट नाम था प्रायद्वीपीय भारत के या दक्षिण भारत के पर्वत और पठार। तो पर्वत हम पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या पढ़ने होंगे? पठार। तो आपका अगला टॉपिक या अगला हेडिंग जो होगा उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। तो पहले मैं एक चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से आपको कुछ पठारों के नाम बता देता हूं जो जो हमें प्रमुखता से पढ़ने होंगे। तो देखिए इस तरह से वही दक्षिण भारत का एक मैप बनाएंगे आप। इस तरह से दक्षिण भारत का एक मैप बनाएंगे आप। और क्योंकि हम दक्षिण भारत के पठार पढ़ रहे हैं
और इस मैप में हम क्या देखेंगे, कुछ प्रमुख पठारों को देखेंगे। जैसे एक पठार आपका मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, यानी ये सब मध्य प्रदेश होगा, ऊपर देख सकते हैं आप, तो यहां मिलेगा एक पठार इस तरह से, जिसको हम कहेंगे मालवा का पठार। क्या कहेंगे? मालवा का पठार। इस पठार से लगा हुआ ही मध्य प्रदेश में एक दूसरा पठार मिलेगा, जिसको हम कहेंगे बुंदेलखंड का पठार। क्या कहेंगे? बुंदेलखंड का पठार। मैं नामकरण कर दूंगा अभी सब। यानी एमपी में ही पड़ेगा आपका मालवा का पठार, और एमपी में ही पड़ेगा आपका बुंदेलखंड का पठार। और एक और पठार आपको मिलेगा यहीं पर, बघेलखंड का पठार, थोड़ा सा यूपी की साइड। क्या नाम होगा? बघेलखंड का पठार। तो ये तीनों पठार जो हैं वो एमपी और यूपी की सीमाओं के आसपास मिलेंगे। इनका मैं नामकरण कर देता हूं। जैसे ये मैंने आपको बताया मालवा का पठार, ठीक। ये वाला जो मैंने बताया आपको बुंदेलखंड का पठार, और ये वाला जो मैंने आपको बताया बघेलखंड का पठार, ठीक। और तीनों की ही लोकेशन कहां होगी? एमपी मध्य प्रदेश में। इसके बाद इधर आप आइए थोड़ा झारखंड साइड, यहां पर बड़ा सा पठार आपको मिलेगा, जिसका क्या नाम होगा? इसका नाम क्या होगा झारखंड में? छोटा नागपुर का पठार। यहां कौन सा पठार मिलेगा? इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे हम बाद में। अभी आप केवल एक इमेज में देख लीजिए कहां पर क्या है। इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, और ये आपका कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपका झारखंड। काफी इसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, या भारत का रूर कहा जाता है। काफी खनिज और कोयले की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की साइड इसके नीचे को मिलेगा दंडकारण्य का पठार। ये इस तरह से पूरे में फैला होगा, इस तरह से दंडकारण्य का पठार। ये आपका पठार क्या है? छत्तीसगढ़। और भी हैं स्टेट से लगे हुए, डिटेल से चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन आप नाम ध्यान कर लें। इसके ऊपर इधर यहां पर एक पठार है, जिसका नाम है मेघालय का पठार। क्या नाम है जी? मेघालय का पठार। इसके अलावा एक सबसे प्रमुख पठार है दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन। और जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये देखिए ये पूरे में पाया जाएगा। क्योंकि ये कई रूपों में मिलता है। इसे मैसूर का पठार कर्नाटक में कह देते हैं, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार कह देते हैं, और महाराष्ट्र में दक्कन का पठार इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो काफी बड़ा पठार है ये, कई राज्यों में फैला हुआ है, चर्चा करेंगे। ये इसके बारे में कहा जाता है ये भी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न पठार है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न पठार है।
और दरारी उद्भेदन से बताऊंगा मैं आपको। दरारी उद्भेदन की क्रिया से निर्मित पठार है ये, बहुत बार सवाल आ चुका है, इंपोर्टेंट है ये आप ध्यान कर लीजिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा दक्कन का पठार, जो आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में मुख्यतः से मिलेगा, है ना। दक्कन का पठार आपका मुख्यतः से इन 3 राज्यों में मिलेगा, ठीक है। बाकी अलग अलग इसके रूप देखेंगे हम बाद में। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो भारत है, भारत में इतने प्रमुख पठार हमें आपको पढ़ाने हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, किसकी क्या विशेषता है, कौन कहाँ मिलेगा, किस राज्य की सीमा से टच है, डिटेल से चर्चा करेंगे रिटन वर्क में। मैप आप ये बना लीजिएगा, कल मैं इसको आकर आपको क्या करा दूंगा, नोट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, बना लीजिए इसको।